नमस्कार। अगस्त पारी वॉच में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। काफ़ी लंबे अंतराल के बाद आज आपसे रूबरू होने का मौका मिल रहा है। कारण बस अनमनस्कता थी, लेकिन इधर चुनाव परिणामों ने इतना व्यथित कर दिया कि पुनः भांति भांति की चूँकि बातें चल रही हैं चारों तरफ, हर आदमी अपने तरफ से आकलन कर रहा है। हमने सोचा कि हम भी जरा इस हवन में संविधा डाल देते हैं, हम भी अपने आकलन बताते हैं आपको। क्यों उत्तर प्रदेश, जहां योगी जी की शानदार सरकार, शानदार आप मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 5 साल के बाद इनको फिर पूर्ण बहुमत मिला। इसका मतलब है कि उत्तर प्रदेश की जनता योगी जी में पूर्ण विश्वास रखती है और तनिक भी दो राय नहीं, शासन के स्तर पर कमियों के बावजूद भी, बिना कमी के तो कुछ हो नहीं सकता, कमियों के बावजूद भी मोटा मोटी अच्छी सरकार चल रही है। उसके बाद पलीता लगना भाजपा का जरूर प्रश्न खड़ा करता है। कहते हैं ना कि कश्ती वहीं डूबी जहां पानी कम था। अब भाजपा की कितनी गलतियां गिनेंगे आप, शासन की कितनी गलतियां गिनेंगे आप। हिंदुओं को भाजपा सरकार ने, मोदी जी ने, शाह जी ने, नड्डा जी ने, जिस किसी ने एकदम बंधुआ समझ लिया। कब खबर ली हमारी आपने, प्रश्न है। कारण गिना रहा हूं, निवारण भी गिनाऊंगा। मध्यम वर्ग की कभी कोई खबर नहीं ली गई। 10 साल मोदी सरकार, 7 साल यहां योगी सरकार, मध्यम वर्ग की कोई खबर। आप इतने बड़े हो गए, संस्कारों पे बहुत भाषण देते हैं, और हमारे अध्यक्ष ने, जेपी नड्डा जी ने एक बार कहा कि साहब अब हमको आरएसएस की जरूरत नहीं है। क्यों? ये बड़े हो गए, भाजपा बड़ी हो गई, तो क्या बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप की उनको जरूरत नहीं रहती? परिणाम आपके सामने आ गया। भाजपा के प्रचार प्रसार की व्यवस्था की बताऊं आपको। मेरा सभासद भाजपा का, मेरा मेयर भाजपा का, मेरा विधायक भाजपा का, बगल की सीट मतलब योगी जी खुद यहाँ से विधायक हैं आज की डेट में, दूसरी वाली सीट में शहर और ग्रामीण 2 हैं गोरखपुर में, और एक परिंदा भी नहीं आया यह कहने कि साहब भाजपा की तरफ से रवि किशन खड़े हैं, आपको उनको वोट देना है। यह हाल गोरखपुर शहर की बता रहा हूं आपको मैं। एकदम योगी जी के पीछे, गोरखनाथ मंदिर के पीछे का इलाका हमारा है जहां मैं रहता हूं, संघ का गढ़ है, चारों तरफ संघ के लोग ही हैं।
ये अपनी जिम्मेदारी है कि हमको अपना वोट डालना है, हम अपनी जगह वोट डालें। किसी ने नहीं कहा कि साहब, कोई एक परिंदा तक नहीं आया। और सबसे अंतिम फेज में इलेक्शन था, 1 तारीख, मतलब यहां चुनाव प्रचार का भरपूर समय मिला। उसके बाद की बात बता रहा हूं, दूसरी सीटों पर भी यही हाल रहे होंगे। टिकट बंटवारे में आपने अपनी चलाई, जनता किससे नाराज है, किससे खुश है, इससे आपको कोई लेना देना नहीं। आप निश्चित तौर पे डिक्टेटर की तरह से टिकट बांटी है। अयोध्या की जनता लल्लू सिंह से नाराज थी, जानते हुए भी आपने पुनः उनको टिकट दिया। और जनरल वीके सिंह जो सेना को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, देश को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, उनका टिकट कट सकता है। सांसदों का बहुत जोर शोर है कि साहब मोदी जी ने सबका हिसाब लगाया है, पार्टी ने हिसाब लगाया, अमित शाह जी ने हिसाब लगाया, जेपी नड्डा जी ने हिसाब लगाया कि साहब कौन सांसद कितना काम किया, कितना बिगड़ल किया। आपने बहुतों को टिकट काटे, बहुतों के नहीं काटे। फिर दिए क्यों ऐसे लोगों को टिकट जो काम नहीं करते? हमारे बगल की सीट है देवरिया की, हमारी मतलब गृह जनपद की सीट है। पहले कलराज मिश्रा जी थे, एक बार झांकने नहीं आए, दूसरी बार आपने रमापति राम त्रिपाठी को दिया, वो भाजपा के अध्यक्ष रह चुके उत्तर प्रदेश के, वो आदमी भी एक बार किसी मीटिंग में झांकने नहीं आया। ये व्यवस्था है, ऐसे ही सांसद हैं हमारे। क्या करेंगे हम ऐसे सांसदों को लेकर? ऐसे सांसदों से फिर आप उम्मीद करेंगे कि साहब वो फिर से दीजिए। अगर आपने वहां पे टिकट नहीं बदला होता तो देवरिया की सीट भी अब चली गई थी। शशांक मणि को टिकट अगर नहीं दिया गया होता तो वह भी सीट अखिलेश जीत जाते, अखिलेश प्रताप सिंह। अंतर देख ही रहे हैं। ब्राह्मण बाहुल्य, सब कुछ नहीं पता। क्यों? क्योंकि आपने अपने, भाजपा ने सबसे बड़ी जो गलती की है पूरे देश के स्तर पर बता रहा हूं मैं, आप अपने कोर वोटर, भाजपा का कोर वोटर कौन है? भाजपा तो बनियों की पार्टी मानी जाती, बनियों को आपने छोड़ दिया, रगड़ डाला है उनको, रगड़ डाला है। जीएसटी के नाम पर इतना उत्पीड़न है, इतने नोटिसेस हैं जीएसटी और इनकम टैक्स के कि समझिए कि उनका उत्पीड़न हो रहा है। आपके कोर वोटर है। ई कॉमर्स कंपनियों ने ब्रेड बजा दी सबकी। ई कॉमर्स कंपनियों में आप बड़े बड़े, सिंपल सा ई कॉमर्स कंपनी को त्रिपाठी जी थोड़े चलाएंगे, कोई गुप्ता जी थोड़े चला रहे होंगे, वो कोई दन्ना सेठ चलाएगा। वो चला के छोटी दुकानदारों को आपने मार डाला। ई कॉमर्स ने ये नुकसान किया है। आपका कोर वोटर बनिया सिकुड़ गया। कहां पर रहा है? ब्राह्मण गिनती में नहीं, कुछ देश का नागरिक है भी या नहीं भी, कोई पूछनहार नहीं उसको। आप क्या करेंगे? अधिकतम क्या कर लेंगे? एक मुकुट पहना देंगे, उप मुख्यमंत्री एक आदमी, ले बेटा हो गया कल्याण, सारे ब्राह्मणों को कल्याण हो, एक उप मुख्यमंत्री। उससे कुछ बनना बिगड़ना है नहीं, बेचारा वो उप मुख्यमंत्री करेगा क्या? पहले दिनेश शर्मा, इस बार ब्रजेश पाठक। इस बार आपके रूपाला जी ने ठाकुरों को भी नाराज कर डाला। ये आपके कोर वोटर हैं, सवर्णों की बात कर रहा हूं, बनिया, ब्राह्मण और ठाकुर। रही सही कसर
उत्तर प्रदेश में टिकट बंटवारे ने कर दिया कि साहब योगी जी जिन लोगों को चाहते थे, क्योंकि ग्राउंड रिपोर्ट योगी जी के पास जो है वो निश्चित तौर पे दूसरों के पास नहीं है। योगी जी लीडर है, खुद आगे बढ़ के नेतृत्व करते हैं। उनके नेतृत्व के कारण ही 2 बार से भाजपा को भयंकर सीटें यहाँ से मिली, 70, 62, और इस बार आप 33 पर आ गए। इस बार उनकी गलती नहीं होने के बाद, उनकी कोई गलती नहीं, उनसे तो आपने 210 मीटिंग कराई पूरे देश में, लेकिन उनके लोगों को आपने टिकट ही नहीं दी। टिकट बंटवारे में जमीनी लोगों को कोई हक नहीं, आप जिसको चाहे उसको। आपका कार्यकर्ता नाराज क्यों नहीं होना चाहिए? आपका कार्यकर्ता नाराज क्यों नहीं होना चाहिए? जितने दल बदलू आएंगे आप सबको समाहित कर लेंगे, उनको टिकट भी बदल देंगे, तो फिर आपके पीछे मुर्दाबाद जिंदाबाद क्यों करेगा कोई? क्यों वोट देना चाहिए आपको? कभी नहीं सोचेंगे आप इसमें, क्योंकि आपके भीतर अहंकार है, आपके भीतर अहंकार आ गया। ये बहुत व्यथित होकर ये बातें हो रही हैं। मेरा 4 तारीख का एक ट्वीट है, मर्मांतक पीड़ा हो रही है, जबकि मैं भाजपा का कोर कार्यकर्ता नहीं हूं, समर्थक भाव, लेकिन मर्मांतक पीड़ा हो रही है। ये उम्मीद नहीं थी, यह उम्मीद भी नहीं थी कि राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या में हार जाएंगे, लेकिन हार नहीं गए, आपने हरा लिया खुद को, खुद पैर में कुल्हाड़ी मार लिया आपने। सर विकास कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। विकास किस कीमत पे हो रही है? विकास विनाश की कीमत पे हो रही है। मैं 2-3 छोटी-छोटी बातें करूँ, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो बनाऊंगा तो कोई देखेगा ही नहीं। बातें मैं अपनी कह नहीं पाऊंगा दूसरों से, कैसे कहूँगा? मैं तो कोई नेता तो हूँ नहीं कि मेरी बातें कोई सुनेगा, मेरा चैनल वाला के इंटरव्यू लेगा। अपनी बात कहने का मेरे पास यही तरीका है। आप बताइए, विकास हो रहा है, सारे शहरों को तोड़ देंगे आप, जो लोग बसे हुए हैं उनको उजाड़ देंगे आप। उजाड़िए, विकास करिए, नए बनाइए, बहुत अच्छी बात है। काशी का बनाया आपने कॉरिडोर, वहाँ आपने तोड़फोड़ मचाई, अयोध्या मचाया, गोरखपुर शहर में भी अभी बनाने वाले हैं कुछ, आप वहाँ भी तोड़फोड़ होना है। श्रीमन विंध्याचल में भी हुआ है। तोड़ फोड़ से या किसी जमीन से जब आप खेत ले लेते हैं ना, तो वो उतना नुकसान नहीं करता है, क्योंकि खेत परिवार को लगता है कि साहब चलो अच्छा, आप 4 गुना 8 गुना मुझे दे देंगे सर्किल रेट से, तो हम दूसरी जगह जमीन ले लेंगे, खेत ले लेंगे। लेकिन एक बसा बसाया घर, एक बसी बसाई दुकानदारी, एक बसा बसाया व्यवसाय, उसको आप ध्वस्त कर देंगे, उसको आप कब्जा कर लेंगे और उसकी उचित कीमत नहीं देंगे। और याद रखिए सर, हाथ जोड़ के कह रहा हूं, बड़ी विनम्रता से कह रहा हूं, ये सिर्फ कहने की बात है कि भ्रष्टाचार नहीं है, भ्रष्टाचार अधिक है, बस वो छुप गया है और उसका रेट बढ़ गया है। आप पूछ लीजिए, जितने लोगों को ये मुआवजा तथाकथित मिल रहा है, उन सबको उसमें कमीशन देने पड़ रहे हैं। सही, ये सुनिए, मतलब जो लोग कह रहे हैं मैं वो बता रहा हूँ। अब आप जन कल्याणकारी योजनाएं चलाते हैं, तो जब जन कल्याणकारी योजनाएं जनता के लिए ही चलनी है, तो जिनको आप उजाड़ रहे हो, जिनका व्यवसाय छीन रहे हैं, उनकी ही व्यवस्था पहले तुरंत क्यों नहीं कर दी जा रही है?
उस प्लानिंग में ये क्यों नहीं है कि हम इतने लोगों को उजाड़ेंगे या इनका व्यवसाय यहाँ से उठा के फिर यहाँ शिफ्ट कर देंगे। आप ठीक है, आप कॉम्प्लेक्सेस बना रहे हैं, आप उनकी 600 स्क्वायर फीट की दुकान को तोड़ के कम से कम 300 स्क्वायर फीट की उनकी दुकान दे दीजिए, 200 स्क्वायर फीट की उनकी दुकान दे दीजिए। वही क्या आपका ये एक साइज का हमने कॉम्प्लेक्स बनाया था, आपको एक दुकान, दो दुकान आपके हिसाब से आपके उसमें चलिए आपका ले लीजिए। लेकिन आप कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, आप दुकानें बना रहे हैं, लेकिन आप उन लोगों को नहीं अलॉट कर रहे हैं जिनको आपने उजाड़ा है। आप उन लोगों को अलॉट कर रहे हैं जो बाहर से आए हैं या जो दूसरे अपने लोग हैं। ये एलिगेशन है लोगों का। विंध्याचल में केस चल रहा है ना, वो हमारे जानने वाले हैं, मैं जानता हूँ। हमने उनसे पूछा था कि हमको तो लगा कि भाई आपको एक दुकान मिल जाएगी, आपकी पहली दुकान है, मंदिर से सटी हुई आपकी पहली दुकान हो जानी चाहिए। कहता नहीं साहब, ये तो मैं तो मांग रहा हूँ, दे ही नहीं रहे। क्यों नहीं दे रहे हो? तो आपने हमारा घर उजाड़ा, हमारा व्यवसाय, चलिए घर उजाड़ दिया, घर हम दूसरी जगह बना लेंगे। व्यवसाय पीढ़ीगत होता है। हमने अगर एक व्यवसाय शुरू कर दिया है, हम मर जाएंगे, हमारा बच्चा उसको करेगा, वो मरेगा, उसका बच्चा रखेगा उसको, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। आप उसको ध्वस्त कर दे रहे हैं। जब इतनी पीड़ा कोई झेल लेगा तो आपको वोट देगा? क्यों देना चाहिए आपको? क्यों देगा वोट? आप बताइए ना। आपका विकास तो हुआ, विकास किसके लिए हुआ? बंबई वाला आया, तमिलनाडु से आएगा, आंध्र प्रदेश से आएगा, सब जगह से आएगा, बहुत अच्छी बात है, आएगा। अरे जब हमारी दुकान रहेगी फूल की, तब ना हम फूल बेच पाएंगे और पैसा कमा पाएंगे। जब हम माला बेच पाएंगे तब तो कुछ कमा पाएंगे, जब प्रसाद बेच पाएंगे तब तो, पानी की दुकान खोल पाएंगे तब तो। आपने तो उसको ध्वस्त कर दिया, आपने तो उसको कब्जा कर दिया, मिट कर दिया मेरा। ठीक बात है कि आप कॉरिडोर बन रहे हैं, कुछ विकास हो रहा है, कुछ जगहों को आपने लिया, जरूरत है, होना ही होना है, उसमें उसको कोई रोक नहीं सकता, उसकी आवश्यकता है, उससे किसी को कोई गुरेज नहीं। लेकिन जितने भी लोग उनसे प्रभावित हो रहे हैं, उनका रिहेबिलिटेशन तो होना चाहिए ना। पुनर्वास तो कौन करेगा? सरकार। आप तो जन कल्याणकारी योजना है, आप जनता के लिए मर है तो जनता के लिए मरे जाने, तो जनता के लिए मर रहे, तो वो जनता नहीं है क्या? अयोध्या में आके, काशी में आके, विंध्याचल में आके बाहर वाला तो वोट देगा नहीं। बाहर वाले दर्शनार्थी वोट देने वाले नहीं। आपको क्या चाहिए? आपको उस दर्शनार्थी के भी वोट चाहिए और आपको इन लोकल लोगों के भी वोट चाहिए। और यहीं ये गलती हो गई है, इनकी पीड़ा पे ध्यान नहीं दिया गया। आप सर्किलेट से 4 गुना दे देते, यही आप दे रहे हैं शायद। आप बताइए, हमारी कीमत 25 लाख रुपए की हो, हम उसी से पूरा परिवार हमारा जी रहा हो, आप मुझे 1 करोड़ दे देंगे आज, उस 1 करोड़ से हम कहाँ चले जाएंगे? और जब हम पीछे चले जाएंगे तो वहाँ व्यवसाय हमारा चलेगा नहीं चलेगा, हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्या गारंटी है? यहाँ तो हम चूंकि कहते हैं ना, मौके की दुकान, जो बात नरीमन पॉइंट पे है वो दादर की तो नहीं हो सकती। आप बताएं, कनॉट प्लेस की जो दुकान की वैल्यू है वो दूसरी जगह तो नहीं मिलेगी। गोरखपुर की बात करो, हमारी दुकान गोलघर में हो, आप ले लीजिए और उसके बाद हमको कह दीजिए कि आप जब नौसरा में चले जाओ, क्या हमारी दुकान उसी लेवल पे चलेगी? हमारा इनकम उतना ही रह जाएगा और हम इस तरह से प्रभावित हो जाएंगे कि हमारे पूरी पीढ़ी दर पीढ़ी, पुश्त दर पुश्त हमारा परेशान हो जाएगा। तो हम आपको वोट देंगे? कभी वोटर की दृष्टि में तो देखिए श्रीमान, सरकार हैं आप, माई बाप हैं आप लोग, हारे आप हो, रोटी हमको अपने से कमा खानी है, आप ना पहुंचाते हो ना कोई।
आप आज प्रधानमंत्री हो गए तो भी नहीं, दूसरा हो जाता तो भी नहीं पहुंचाता, न वो न आप। नीतियों का समर्थन होता है सरकार, नीतियों का। आपकी नीतियां हैं, नेशन फर्स्ट की जो पॉलिसी है उसके लिए हम मर रहे हैं। तिरंगे को जो ताकत आपने प्रदान की है उसके लिए मर रहे हैं, लेकिन ये आप कर क्या रहे हो? आप अपनी गलती का विश्लेषण करो। आप नौकरियों की बात करूं पहले, या मैं पहले किस चीज की बात करूं समझ नहीं आ रहा है, बहुत सारी लिस्ट है लंबी। नौकरी की बात कर लेता हूं पहले। नौजवानों को नौकरी नहीं है। पेपर लीक की बात अभी मैं नहीं कर रहा हूं। आप वैकेंसी ही नहीं निकाल रहे हो सरकारी। एक दिन इसी मतदान बढ़ाने के लिए हम लोग एक सामाजिक संस्था की तरफ से गए थे एक कॉलेज में। कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थी के दिमाग में रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी होता है। पकौड़ा छानना कतई उसके दिमाग में है ही नहीं। अपनी दुकान चलाना भी उसके दिमाग में नहीं है। वो मैनेजमेंट कॉलेजेस में पढ़ाए जाते हैं। जो सिंपल बीए एमए कर रहा है उसको लगता है कि सरकार की नौकरी ही रोजगार है। वो चपरासी हो सकता है, वो आईएएस हो सकता है, वो डॉक्टर हो सकता है, वो इंजीनियर हो सकता है, लेकिन वो चाहिए उसको सरकारी नौकरी। और आपके पास वैकेंसीज हैं, आप देख क्यों नहीं रहे हो? कारण आप नहीं, पिछले 10 साल की बात मैं नहीं कर रहा हूं, चूंकि पीछे के बैकलॉग्स ही इतने ज्यादा हो गए कि आप भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि 6वां वेतन आयोग, 7वां वेतन आयोग लगा लगा के इतनी तनख्वाह बढ़ा दी, इतनी तनख्वाह बढ़ा दी कि वो बर्डन हो गया है। अब आप उस इकोनॉमी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। इसी चक्कर में आप वैकेंसीज को पब्लिश नहीं कर रहे, सीट्स को सरेंडर करते जा रहे हैं। क्या ये उचित तरीका है? इसका कोई उचित तरीका नहीं। आंखें खोलिए ना, आपके पास कार्मिक मंत्रालय है, जरा पता करिए। एक सिंपल छोटा सा एक एग्जांपल देता हूं, क्योंकि मैं उससे पीड़ित हूं इसलिए आपको एग्जांपल दे रहा हूं। जिस सरकारी बैंक के कार्य को करने के लिए कर्मचारी को आप 80,000 से लेकर 1.5 लाख 2 लाख रुपए तक तनख्वाह देते हो, उसी कार्य को करने के लिए ये जितने भी प्राइवेट बैंक्स हैं, कोई 17,000 देता है, कोई 20,000 देता है, कोई 25,000 देता है, कोई 22,000 देता है। आपका वो इतना तनख्वाह पाने वाला आदमी बकैती झाड़ता है, और इतने कम पैसे में काम करने वाले निजी क्षेत्र के ये लोग दौड़ दौड़ के काम करते हैं, दरवाजे दरवाजे जाके काम करते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कम पैसे पर काम करने के लिए युवा तैयार है। योजनाएं आपको बनानी है। आप सरकारी नौकरी दीजिए, पे बैंड्स, पे स्केल्स को बदल डालिए। मार दीजिए गोली 7वें आयोग को, 8वें आयोग को मार दीजिए गोली। नए पे बैंड्स के साथ नए सारे पदों को सृजित कर दीजिए और दीजिए कि साहब हम आपको 30,000 रुपये देंगे, आप हमको 40,000 रुपये महीना देंगे, 3 साल बाद 10% बढ़ेगा, 5% बढ़ेगा, 3%। कोई एक पॉलिसी बना लीजिए। कम से कम वो रेस्पेक्टफुल हो जाएगा। और
क्रेडिबिलिटी बढ़ जाएगी, सरकारी नौकरी मिल जाएगी, सरकार की तरफ से हो जाएंगे, सुरक्षित हो जाएंगे। यही चाहिए सबको। आखिर आपने अग्निवीर योजना में यही किया है ना। अग्निवीर योजना में पैसे को आपने कंट्रोल कर दिया और आपने सर्विस लेंथ कंट्रोल कर दी 4 साल की। उस पे ऑब्जेक्शन यही सर्विस लेंथ की है। दूसरा ऑब्जेक्शन बहुत वैलिड है कि अगर आप सभासद हैं, अगर आप विधायक हैं, अगर आप विधान परिषद के सदस्य हैं, अगर आप राज्यसभा के सदस्य हैं, आप लोकसभा के सदस्य हैं, आप जितनी बार जहां जहां हैं उतनी बार आप उतना पेंशन लेंगे और आम कर्मचारी को कोई पेंशन नहीं देंगे। ये दोहरापन है। मैं कड़े शब्द नहीं यूज करूं। आप समझ सकते हैं कि भावनाएं क्या है देश में। एनपीएस और ओपीएस को लेकर जो खींचतान है वो क्यों है। आप हटा दीजिए अपना पेंशन हटा दीजिए सारे विधायकों का। विधायक जितने जनप्रतिनिधि हैं किसी भी तरह के, उन सबके पेंशन स्कीम्स को बंद कर दीजिए। आप 5 साल के लिए चुने गए हैं, 5 साल जितनी चाहिए उतने सुविधा लीजिए। जिस दिन आप भूतपूर्व होते हैं उसी दिन आप आम आदमी की तरह सड़क पर हो जाइए। आप देख लीजिए आप में भी आमूल चूल परिवर्तन आ जाएगा। वहां लोग फिर सेवा भाव से जाने वाले लोग ही जाएंगे। फिर वहां ढूंढने वाली और उस तरह के लोग नहीं जाएंगे जो बाहुबली टाइप, क्योंकि उनको पता होगा कि भाई 5 साल छठ के एक अगले दिन बेकार हो जाएंगे हम। क्यों होना चाहिए आपको? आप में क्या खास बात? आप हमारी सुनते हो नहीं, जनता का सुनना है नहीं आपको। आप रेलेंगे तो रेलेंगे तो रेलाएंगे। हमारे पास तो 5 साल में एक बार वोट देने का मौका है। जनता तो करेगी। आपने बात, चलिए नौकरी की बात हो गई। अब मैं विकास की बात कर रहा था। आप बुलेट ट्रेन चलाने की कल्पना कर रहे हो। आपकी सामान्य ट्रेन टाइम से चलती नहीं। सिंपल रिजर्वेशन आप दे नहीं पा रहे हो सबको। आप वंदे भारत ट्रेन चलाने के लिए क्यों? क्योंकि आप चाहते हो कि जल्दी से ये अमेरिका बन जाए, ये जापान बन जाए। श्रीमान जी, वहाँ की पॉपुलेशन है बहुत कम। यहाँ 140 करोड़ लोगों को ढूंढना है। यहाँ हमको पैसेंजर ट्रेन चाहिए जो सस्ते दर पे हमको समय से पहुँचा दे। जो आप समय दीजिए, आप कहिए कि साहब ये 6 घंटे में ट्रेन पहुँच जाएगी तो 6 घंटे पहुँचा दीजिए। लेकिन आप 6 घंटे में उसको पहुँचा नहीं पाते हो। आप 10 घंटे लगाते हो, 12 घंटे लगा देते हो, कैंसिल कर देते हो, रिजर्वेशन नहीं दे पाते हो। इन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करो। नहीं चाहिए मुझे बुलेट ट्रेन। आपने कहा कि साहब हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज पे बैठेंगे। बहुत सारे आपने एयरपोर्ट बना दिए, हवाई जहाज ही आपका उड़ नहीं पा रहा। गोरखपुर वाले सब शिफ्ट करके अयोध्या पहुंच गए। यहाँ के लोग पे ढक्कन हो गए। कुशीनगर से अभी ढंग से फ्लाइट शुरू नहीं हो पाई ढंग से। ऐसे विकास का क्या लेना देना? उस झुंझुना का क्या है कि हमारे पास हवाई अड्डा है जब हम वहां से उड़ ना पाए? और उड़ने की हैसियत भी तो होनी चाहिए हमारी। रोडें आपने बहुत अच्छी बना दी, टोल टैक्स इतना लगा दिया कि अब लखनऊ जाइए तो 500 रुपये टैक्स दे दीजिए। बिजली 24 घंटे आ रही है योगी जी के जमाने में। इतना महंगी हो गई कि साहब अब फेल हो गया, सबके घर का बजट ही फेल हो गया। आप बताइए क्या है व्यवस्था? वो कितना गिनाएगा आदमी? कोर वोटर की बात कर रहा था ना मैं। श्रीमान जी, आप हिंदू राजनीति की बात करते करते आप दूसरे पिच पे खेलने लगे। आप अपने कोर वोटर को भूल के आप ओबीसी पता नहीं कहां कहां जाके और मुसलमानों को तेल एक वोट नहीं मिला आपको। रामपुर की तो पूरा सोशल मीडिया में है, पूरे गांव में 1000 से ज़्यादा वोट, 235 घर आपने दिए वहाँ पे, उसके बाद भी एक वोट नहीं मिला उस गांव में आपको।
चूंकि सरकार में आप हैं, नैतिक जिम्मेदारी आपकी है कि आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, मत करिए डिस्क्रिमिनेट, लेकिन उनके पीछे मत भागिए। जो आपके कोर वोटर हैं उनको तो दीजिए। कन्हैयालाल का मर्डर हो गया, आपके मुंह से कुछ निकला नहीं। नूपुर शर्मा को धमकी मिल गई, आपके मुंह से कुछ चूं चा नहीं हुआ। पालघर में साधु मार दिए गए, कोई आपने उसके न्याय की व्यवस्था नहीं की, और हिंदुओं को आप वोट चाहिए। पांच साल में एक बार भी आपको किसी को इंटरव्यू देने की जरूरत समझ में नहीं आएगी। चुनाव के जब 3 फेज गुजर गए और स्थितियां गंभीर लगने लगी तो आपने 70-80 इंटरव्यू दे डाले। ये हिपोक्रेसी है सर। प्रधानमंत्री जी, ये हिपोक्रेसी है। हम लोग चाहते हैं कि आपके देश, आपके नेतृत्व में ये देश इतना अग्रसर हो जाए, जैसे चंद्रयान पहुंच गया है वहां, वैसे ही आप तीसरी इकोनॉमी बनानी चाहते हैं दुनिया की, वो बने, विश्व के सबसे सुरक्षित राष्ट्र हम बने। परंतु हम जिएंगे तब तो। आप हमको ऐसे बरगला देंगे? आप जरा पता कर लीजिए सर, हम तो पता कर लीजिए, हमारी एक भी बात गलत हो तो बताइए। आज इस देश को वंदे भारत की ज्यादा जरूरत है या पैसेंजर ट्रेन की ज्यादा जरूरत है, या सिंपल एक्सप्रेस स्लीपर ट्रेन की ज्यादा जरूरत है? कोरोना में एक आया था मामला बहुत बढ़िया। कोरोना काल में जब आपने जनरल यात्रियों का भी रिजर्वेशन शुरू किया था, जनरल सीटों पे 10 रुपए लेके बैठने की व्यवस्था होगी, लगा था कि आप आपदा में अवसर ढूंढ लिए और पूरे देश को आप एक कल्चर देंगे कि हर आदमी रिजर्वेशन करा के चलेगा और आप रिजर्वेशन सबको दे पाएंगे। लेकिन वो विपदा हटते ही पुनः आपने बोरों की तरह से लोगों को ठुसवा दिया ट्रेन में। अगर वो कंटिन्यू ही रहता 10 रुपए के रिजर्वेशन के साथ, तो क्या बुरा होता है कि आम आदमी 10 रुपए में रिजर्वेशन करा के कितने चैन से आके स्टेशन पे बैठता है आपकी ट्रेन में। उसको बैठ के ही 36 घंटे 38 घंटे 40 घंटे जाना है, यहाँ से चेन्नई जाना हो, यहाँ से बंबई जाना हो, यहाँ से सूरत जाना हो, कहीं भी। लेकिन वो 36-38 घंटे की जर्नी के लिए वो पहले 6 घंटे 4 घंटे पहले प्लेटफॉर्म पे आता है और धक्कम धुक्कम करके सीट कब्जा करता है, तब हो जा पाता है। क्या ये नहीं हो सकता था? बिल्कुल ठीक। सिंपल रिजर्वेशन 10 रुपये वाला, भाई आपको सीट नंबर जनरल सीट है, जनरल बैठ जाके। कोरोना में हुआ था, आपने किया था, उस सिस्टम को कंटिन्यू करना था। भाई एक वंदे भारत की कीमत में आप 4 सिंपल ट्रेनें बढ़ा सकते हैं। जनता को सुकून चाहिए सर, सुकून। जनता इतनी समृद्धि हुई नहीं है, जनता का पेट कट गया। बाहर समस्या सर हो गई है। हमारी सरकारें, हमारे अपने लोग चाटुकारों से घिर गए हैं और अफसरशाही इस कदर है कि वो आपको जमीनी बातें पहुंचा नहीं पा रही है। हमारे पास कोई माध्यम नहीं है कि आपको पहुंचाई जाए। हम तो इतना बोल रहे, पता नहीं आप देख पाएंगे नहीं देख पाएंगे, आप तक हमारी बात पहुंच पाएगी नहीं पहुंच पाएगी। अफसरशाही, आपने अफसर को टाइट किया लेकिन वो काम नहीं कर पा रहे। वो खाली मीटिंग कर रहे हैं, यहां से वहां जर्नी कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, उसी में उनका समय खत्म। प्लानिंग बनाते रह जा रहे हैं, जमीन पे कुछ नहीं हो रहा है।
आम आदमी एक शिकायत लेकर उनके पास जाने की हैसियत नहीं रख रहा है, और आप चाटुकारों से घिर गए। मीडिया वही दिखा रहा है जो आप देखना चाहते हैं। बताया ना, 400 पार तो एकदम बिल्कुल अंतिम क्षण तक हो रहे थे, और आम आदमी को पता चल गया था कि कहानी खत्म, नहीं हो रहा 400 पार। मेरा एक पुराना आर्टिकल है और एक पुरानी एक संपादक से मेरी वार्ता में भी मैंने कहा था, जब योगी जी यहाँ के सांसद थे और आज राज्यसभा के सदस्य जो डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल हैं, कि ये दोनों, वो योगी आदित्यनाथ हों या डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल हों, ऐसे जनप्रतिनिधि पूरे देश में होने चाहिए और हर संसदीय और विधानसभा सीट पर होने चाहिए। क्यों साहब? क्योंकि ये सर्वसुलभ थे। गुरु बतवारू कोई भी जाके इनसे मिल सकता था, इनको हाथ देकर सड़क पर मिल सकता था, कोई प्रोटोकॉल नहीं था इनके यहाँ। जब तक ये सांसद थे और जब तक वो विधायक थे, सड़क पर चलते हुए उनको हाथ दे दीजिए, वो रुक जाते थे अपनी कार चलाते हुए। एक फोन कर दीजिए तो मिल जाते थे आरएमडी अग्रवाल। योगी जी क्या चले जाइए मंदिर में, तुरंत मिल लेते थे, बिना कि ये कोई पूछने वाला नहीं होता था कि आप क्यों आए हो, क्यों ऐसे हो, मिलने कोई उनके लघु बगुआ नहीं थे। आज स्थिति ये कि जब से वो मुख्यमंत्री हो गए हैं, इतने प्रोटोकॉल हैं, अपने लोग जो तथाकथित उनके अपने लोग हैं, मंदिर के लोग भी ये हिम्मत नहीं कर पा रहे कि उनसे मिल पाए और उनको किसी से मिलवा पाए। इसका मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब होता है कि आप जमीन से कट रहे हैं। इसका मतलब होता है कि आप जमीन से कट रहे हो और आपको जमीनी हकीकत पता नहीं चल रही है। आपको अब वही देखना पड़ रहा है जो लोग आपको दिखा रहे हैं, और दुनिया तो ऐसी है। त्रेता में धोबी ने दिखा दिया था। आकलन करिएगा, मैं तो सिर्फ बता रहा हूं निराकरण क्या है, कैसे होगी व्यवस्था। योगी जी पे, मोदी जी पे कोई बात करे, अभी कोई मीम बना दे, कोई अपशब्द लिख दे सोशल मीडिया पे, तुरंत एफआईआर होता है, तुरंत वो आदमी जेल जाता है। इस प्रश्न का हिंदुओं को कौन जवाब देगा कि क्या तुलसीदास से बड़े आप दोनों हैं? रामचरितमानस से आप दोनों बड़े हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य ने सरेआम गाली दी, सरेआम बका, कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आप बताएं, कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? राम मंदिर बना अभी है सर, उसका एहसान 22 में उतार दिया था यूपी का जिला जिता के। मंदिर एक दिन में तो बनता नहीं, डिसीजन आ गया, जान गया कि आपने करा दिया और आपको दे दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ओवैसी कुछ भी बोल देते हैं, उनके ऊपर क्यों लगाम नहीं कसी जाती? दूसरी बात सर, चुनाव आप अपनी पिच पर लड़ रहे थे या दूसरे की पिच पर लड़ रहे थे? इस बार आप ट्रैप में फंस गए। उन्होंने खटाखट की बात की, आपने फटाफट की बात करने लगे। क्या जरूरत है? क्योंकि आपकी भाषा और आपका बॉडी लैंग्वेज लोगों को लगने लगा कि अहंकार झलक रहा है। मैं बता रहा हूं, मुसलमानों को उन्होंने आरक्षण कर्नाटक में दिया,
ये विदित तथ्य है, संवैधानिक तथ्य है कि धार्मिक आधार पे आरक्षण नहीं होना चाहिए। तो इसको लेके ये फ्लॉ था। इस फ्लॉ को लेके आपने मुसलमान ऐसा कर दिया कि पूरे देश का मुसलमान साइलेंटली, स्ट्रेटेजिकली आपके अगेंस्ट हो गया। और मैंने अभी बताया ना, नूपुर शर्मा, कन्हैया लाल, पालघर, स्वामी प्रसाद मौर्य, ऐसे जगहों पे हिंदुओं को लग गया कि आप हमको नहीं पूछ रहे और आपके लिए हम बेकार हैं, तो हिंदू एकजुट नहीं हुआ। हिंदू एकजुट हुआ था तभी आप 14 में पाए थे, 19 में पाए थे, 17-22 सामने। कोई ओबीसी, कोई दलित, कोई बात नहीं हुई थी, सब आपके फेवर में खड़े थे। लेकिन आप जब लगेंगे ही नहीं कि आप हमारे हैं, तो क्यों जान देना है सरकार आपके पास? बताइए। हर आदमी इतना पढ़ा लिखा नहीं है सर। आखिर लोग बहक गए ना। वो मुसलमान न करने के बजाय आप अपने सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को, जो लोग हैं तो आपके पास, कपिल मिश्रा हैं, अश्विनी उपाध्याय हैं, कितने लोग हैं, ये लोग वहाँ सुप्रीम कोर्ट में पहुँच गए होते हैं उसके अगेंस्ट के, भैया ये तो आप कैंसिल करा देते उसको, साइलेंटली उसको करना था। आपके भाजपा कार्यकर्ता को ममता बनर्जी काट डालती हैं वहां पे और आप चू नहीं करते। क्यों? कोई कार्यकर्ता खड़ा होना चाहिए आपका बंगाल में। क्यों आप वहां पे 356 नहीं उपयोग कर पा रहे? क्यों आप सीआरपीएफ लगा के एक बार चेकिंग नहीं करा दे रहे? कुछ करते हुए दिखेंगे तब तो। बयान वीर से तो काम चलेगा नहीं इस देश का। और आपकी अंदरूनी राजनीति ने, क्योंकि ये पूरे उत्तर प्रदेश में ये है कि योगी जी का कद छोटा करने के लिए इनके उम्मीदवारों को टिकट नहीं दिया गया। ये पूरे माहौल में है, हवा में तैर रहा है। अगर सरकार अभी नहीं आप सुधरे, अगर अभी आप नहीं समझे, अगर अभी आपने एनालिसिस नहीं की, तो विधानसभा चुनाव बहुत मुश्किल होंगे। क्योंकि वो जो दो शहजादे हैं वो अब जुट गए, अब जुट गए, और गलती से कहीं बहन जी उसमें चिपक गई तो राम नाम सत्य हो जाएगा। अगर हमको इतना दिखाई दे रहा है तो आपको ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा कि आपका वही काम है। मैं तो मर्मांतक पीड़ा के कारण अपनी पीड़ा बयां कर रहा हूं। देख लीजिए कैसे हो, विकास करिए, लेकिन जो लोग प्रभावित हो रहे हैं उनको बचाइए। आपका कद ऊंचा हो जाएगा। सामान्य विकास कीजिए, बुलेट ट्रेन मत दीजिए सरकार मुझे, लेकिन सामान्य रिजर्वेशन जिस समय, जिस मोमेंट, जिस ट्रेन में, जिस जगह हमको जाना है उस दिन मेरी यात्रा कैंसिल न हो, इसकी व्यवस्था अवश्य करिए। हवाई अड्डा बना है तो वहाँ हवाई जहाज भी हो। अड्डा लेके क्या करेंगे? हवाई जहाज होगा तो उड़ेगा, फिर हवाई जहाज उड़ने के लिए इतना काम करिएगा, हमको कुछ पैसा हो जाए। सरकारी नौकरियों के लिए तो बताया मैंने कि साहब उसका पे स्केल, पे बैंड बदल डालिए। और अगर एनपीएस ओपीएस का झगड़ा खत्म करना हो तो अपने जितने भी जनप्रतिनिधित्व को मिल रहा है पहले उसको कैंसिल कर दीजिए। जब राजा हमारा ठीक हो जाएगा तो जनता मान लेगी कि साहब अब किसी को पेंशन की जरूरत नहीं है, उनको नहीं मिल रहा, हमको भी नहीं मिल रहा। अभी अब उंगली इसीलिए उठ रही है क्योंकि उनको नहीं मिल रहा और आप ले रहे हो।
ये ठीक नहीं, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं। ठीक है सर, मिलते हैं फिर अगले एपिसोड पे कुछ नया, कुछ नए विचार लेके। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम।